आज हम एक ऐसी किताब की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो मतलब लगभग 90 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अमेज़न की बेस्टसेलर लिस्ट से हटने का नाम नहीं लेती। मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की 1937 की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच की, और हमारे पास इस पर एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। हम्म। सवाल यह है कि जो किताब औद्योगिक युग में लिखी गई, वो आज के डिजिटल युग में भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कोई पुराना फंडा है, या इसमें आज भी कोई दम है? तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। और इसकी शुरुआत ही बहुत दमदार है। ये किताब हिल की किसी वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव का नतीजा नहीं है। उन्होंने 25 साल लगाकर एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा उस दौर के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू किया। 25 साल? हाँ, 25 साल। वो बस एक पैटर्न ढूंढ रही थी कि ये सभी लोग सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। तो ये किताब सिद्धांतों का संग्रह कम और सफलता के पैटर्न की एक रिपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े और सबसे मशहूर विचार से शुरू करते हैं जो इस किताब की नींव है। विचार ही वास्तविकता बनते हैं। हिल का वो मशहूर कथन है, जो भी मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। सच कहूं तो ये सुनने में आजकल की मैनिफेस्टेशन या द सीक्रेट जैसी किताबों जैसा लगता है। क्या ये सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग इस किताब को गलत समझते हैं। हिल सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा नहीं कह रहे थे। अच्छा। उनके लिए विचार सिर्फ पहला कदम था, एक चिंगारी। उनका पूरा ढांचा इस बात पर टिका है कि उस विचार को एक ज्वलंत इच्छा या बर्निंग डिजायर में कैसे बदला जाए, और फिर उस इच्छा को एक ठोस प्लान और लगातार एक्शन के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये मनोविज्ञान और रणनीति का एक कॉकटेल है, सिर्फ सपने देखने का नुस्खा नहीं। अच्छा, तो ये मानसिकता और मेहनत का मेल है। तो चलिए उन 13 सिद्धांतों में उतरते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी का ढांचा है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहले बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो पूरी तरह से मानसिकता या माइंडसेट पर आधारित हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं इच्छा, आस्था और आत्मसुझाव। ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये तीनों एक इंजन की तरह काम करते हैं। इच्छा वो सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं है। हिल इसे एक जुनून, एक धुन कहते हैं, कुछ ऐसा जिसके बिना आप रह ही ना सके। एक जुनून? हाँ, लेकिन सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। इसके ठीक बाद आती है आस्था, यानी अटूट विश्वास कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास आपको तब भी चलाता है जब आपको कोई नतीजा नहीं दिख रहा होता। और फिर आता है आत्मसुझाव। बिल्कुल, और आत्मसुझाव वो इस विश्वास को बनाने का टूल है। ये आज के अफर्मेशंस का ही पुराना रूप है। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना, उसे महसूस करना, ताकि वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। तो ये एक तरह से अपने दिमाग को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना हुआ। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? अगर कोई बिना एक्शन लिए सिर्फ दिन रात यही दोहराता रहे कि मैं अमीर हूं, तो क्या वो अमीर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, और हिल भी यही कहती हैं। आत्मसुझाव सिर्फ एक हिस्सा है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है, ताकि आप एक्शन लेने से डरे नहीं। यहीं पर दूसरे समूह के सिद्धांत काम आते हैं, जो पूरी तरह से एक्शन पर आधारित हैं। अच्छा। आपके पास दुनिया का सबसे मजबूत माइंडसेट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो बेकार है। सही बात है। तो एक्शन वाले सिद्धांतों में क्या आता है? मुझे लगता है विशेष ज्ञान वाला सिद्धांत आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिद्धांत तो अपने समय से बहुत आगे था। हिल ने 1937 में ही कह दिया था कि सामान्य ज्ञान से आप गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी दौलत कमाने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान या महारत हासिल करनी होगी। आज की स्केल इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी इसी सिद्धांत पर तो चल रही हैं। लोग आपकी डिग्री से ज्यादा ये देखते हैं कि आपको क्या खास काम करना आता है ना? बिल्कुल। और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए कल्पना की जरूरत होती है ना? उनका अगला सिद्धांत कल्पना है, जिसे वो मन की कार्यशाला कहते हैं। बिल्कुल। हिल दो तरह की कल्पना की बात करती हैं। एक है सिंथेटिक कल्पना, जिसमें आप पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ज्यादातर इनोवेशन इसी से होता है। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जहां से बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं। ये वो आहा मोमेंट होता है। लेकिन विचार चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो बिना योजना के हवा में ही रह जाता है। इसीलिए अगला सिद्धांत है संगठित योजना, यानी एक ठोस व्यावहारिक रणनीति बनाना। हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। योजना बनाना एक बात है और उस पर टिके रहना दूसरी। मुझे लगता है कि यहीं पे ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। क्या हिल इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ,
और शायद यही उनके सबसे जरूरी एक्शन ओरिएंटेड सिद्धांत है, निर्णय और दृढ़ता। निर्णय और दृढ़ता। जी, हिल ने पाया कि सफल लोग बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से फैसले लेते हैं और अगर उन्हें बदलना हो तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं असफल लोग वो फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। मतलब हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। सही पकड़ा। और फिर आती है दृढ़ता, यानी टिके रहना। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग हार मानने से बस एक कदम दूर होते हैं जब वो छोड़ देते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद हिल की खुद की कहानी है। बिल्कुल। उन्हें एंड्रू कार्नेगी ने ये काम सौंपा था और 20 साल तक उन्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला। सोचिए, 20 साल तक बिना किसी तुरंत परिणाम के किसी प्रोजेक्ट पर टिके रहना। ये तो कमाल की बात है। इन सिद्धांतों में एक और सिद्धांत है जो आज बहुत चर्चा में रहता है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। आज की भाषा में इसे नेटवर्किंग या अपना ट्राइब बनाना कह सकते हैं। पर क्या ये एक इको चैम्बर बनाने जैसा नहीं है, जहां सब आपकी हाँ में हाँ मिलाएं? एक सफल टीम में तो अलग अलग विचार वाले लोग होने चाहिए, है ना? आपका सवाल बहुत सटीक है। हिल का मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्तों की मंडली नहीं है जो एक दूसरे की तारीफ करें। अच्छा। ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं। इसका उद्देश्य ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को एक जगह लाना है। तो ये एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने जैसा हुआ? हाँ, एक तरह से, जो आपको सलाह दे, चुनौती दे और आपको जवाबदेह ठहराए। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, ना कि आपको उसी में रहने देगा। ठीक है। यहाँ तक के सिद्धांत तो काफी तार्किक और व्यवहारिक लगते हैं, लेकिन अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जो थोड़े अजीब, यहाँ तक कि विवादास्पद भी लगते हैं। मैं समझ गई आप किन की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं यौन ऊर्जा का रूपांतरण मस्तिष्क और छठी इंद्री की। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार यौन ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में पढ़ा तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा ही लगा। इसका आज के समय में क्या मतलब निकाला जाए? ये समझना जरूरी है कि ये किताब 1937 में लिखी गई थी और उस समय मनोविज्ञान और ऊर्जा के बारे में भाषा आज से बहुत अलग थी। यौन ऊर्जा को अगर हम केवल शारीरिक इच्छा के बजाय एक शक्तिशाली जीवन ऊर्जा या रचनात्मक आवेग के रूप में देखें तो इसका मतलब समझ आता है। एक जीवन ऊर्जा की तरह? हाँ, हिल का तर्क था कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ये वही ऊर्जा है जो कला, संगीत और साहित्य को जन्म देती है। उनका कहना था कि अगर इस शक्तिशाली ऊर्जा को किसी रचनात्मक या व्यावसायिक लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाए तो असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। ये ऊर्जा को नष्ट करने की नहीं, बल्कि उसे एक दिशा देने की बात है। और मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहना, ये तो मतलब विज्ञान कथा जैसा लगता है। हाँ, ये एक रूपक है। आज के विज्ञान के नजरिए से ये पुराना लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विचार को समझें तो हिल शायद ये कह रही थी कि हमारा दिमाग लगातार विचारों को ग्रहण भी कर रहा है और प्रसारित भी कर रहा है। ये एक तरह से उस सामूहिक चेतना या क्रिएटिव माहौल की बात है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और जहां तक छठी इंद्री की बात है तो ये मूल रूप से अंतर्ज्ञान है। इंट्यूशन। अंतर्ज्ञान। जी। आज भी दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सीईओ अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की बात करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन द्वारा अनुभवों और सूचनाओं के आधार पर पैटर्न को पहचानने की क्षमता है, जो हमारा चेतन मन नहीं देख पाता। तो ये सब जानने के बाद हम इस किताब को आज कहाँ रखें? एक तरफ इसमें मनोविज्ञान के गहरे सिद्धांत हैं जो आज भी काम करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें हैं जो दार्शनिक या पुरानी लग सकती हैं। हमारे विश्लेषण में इसे 9.5/10 की बहुत ऊंची रेटिंग दी गई है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके मूल सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इच्छा, योजना, दृढ़ता, विशेष ज्ञान, ये आज भी उतने ही सच है जितने 1937 में थे। सही बात है। और ये सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है। ये किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, कला हो या रिश्ते हो, सफलता पाने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की एक गाइडबुक है। ये आपको बताता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसकी कमियों के बारे में भी बात करनी जरूरी है। कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। पहली कमी तो यही है कि इसके उदाहरण जैसे हेनरी फोर्ड या एंड्रू कार्नेगी आज की पीढ़ी के लिए पुराने हो चुके हैं। हाँ, वो थोड़े आउटडेटेड लगते हैं।
दूसरी बात, हिल अपनी मुख्य बातों को बहुत दोहराती हैं, जो कुछ पाठकों को उबाऊ लग सकता है। और जैसा हमने चर्चा की, कुछ सिद्धांत आज के वैज्ञानिक नजरिए से अजीब लग सकते हैं और उन्हें समझने के लिए एक खुले दिमाग की जरूरत है। तो इसे अक्षरशः लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे अक्षरशः लेने के बजाय इसके पीछे के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। ये एक रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि एक दिशा निर्देश है। तो संक्षेप में, ये किताब पैसे के बारे में कम और एक शक्तिशाली, अनुशासित और केंद्रित मानसिकता बनाने के बारे में ज्यादा है। पैसा तो उस मानसिकता का एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। एकदम सही। इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये वाकई सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। हमारे विचार, हमारा विश्वास और हमारी इच्छाएं मिलकर हमारी हकीकत गढ़ते हैं। ये हमें नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। नेपोलियन हिल ने ये किताब औद्योगिक युग के दिग्गजों फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी का अध्ययन करने के बाद लिखी थी, जिन्होंने स्टील, ऑटोमोबाइल और बिजली से दुनिया बदल दी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, अगर नेपोलियन हिल आज ये किताब लिखती, डिजिटल युग के दिग्गजों जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क या जेफ बेजोस का दशकों तक अध्ययन करने के बाद, तो क्या ये 13 सिद्धांत वही रहते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। या फिर सोचना, टेक्नोलॉजी और वैश्विक कनेक्टिविटी के इस दौर में कुछ नए सिद्धांत सामने आते? क्या अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी या असफलता से सीखने जैसे सिद्धांत एक प्रमुख अध्याय बनते? ये सोचने वाली बात है।